अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। इलेक्शन के इनेकाद में अब सिर्फ 16 रोज़ बाकी हैं, लेकिन खासी कंफर्टेबल पोजीशन में होने वाली मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ अपनी जमात की इलेक्शन मुहिम के आगाज़ से अब तक अगर हम देखें तो सिर्फ 2 मरतबा ही अवाम के सामने आए हैं, अवाम के दरमियान नज़र आए हैं और उन्होंने खिताब किया है। आज मुस्लिम लीग नून ने मानसहरा में अवामी इज्तिमा का एहतमाम किया। अच्छी वहाँ पर अटेंडेंस थी लोगों की। इस मौके पर मियां नवाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि मैं वज़ीर आज़म बनने नहीं लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए आया हूँ, और अगर 5 जजेस मुझे ना निकालते तो मानसहरा मुल्क का खूबसूरत तरीन शहर होता। दूसरी तरफ नून लीग के मंशूर के हवाले से एक बहस जारी है। डॉन अखबार की आज की खबर के मुताबिक नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी मंशूर के मुंतज़िर हैं। पार्टी का मंशूर अभी तक सामने नहीं आया और उन्होंने इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया है कि ताख़ीर क्यों हो रही है। लेकिन इस सब के अंदर ये बात बहुत अहम है कि नून लीग की जो तकारीर हैं उनके कायदीन जो लीडरान की, उसमें मईशत की बेहतरी के हवाले से दावे किए जा रहे हैं और अपने आप को एक वाहिद हल बताया जा रहा है मुल्की माशी मामलात का। मगर जमात के अंदर से ही उनके दावों की नफ़ी सामने आ रही है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब आजकल पार्टी से कुछ नाराज नजर आते हैं। उनके बयानात हैं पार्टी पॉलिसी से कुछ हटकर आ रहे हैं सामने। उन्होंने कहा कि हम आवाम को ये नहीं कह सकते कि 16 माह जो थे पीडीएम के उसको भूल जाएं। ये इतना आसान नहीं होगा उनके लिए भूलना, बल्कि 16 माह में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई। जब अदम एतमाद लाए थे उस वक्त मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के ख़तरे से नहीं गुजर रहा था। ये अहम इस सिलसिले में भी है बयान, क्योंकि मुस्लिम लीग नून बारहा ये बात कहती है कि हमने अपनी सियासत को कॉम्प्रोमाइज़ किया 16 माह हुकूमत में रह के मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। तो अब उनके अपने रहनुमा कहते हैं कि कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मुल्क में नहीं था। इस पर हम सवाल डिस्कशन ये करेंगे आज के प्रोग्राम में कि ये जो दावे हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ क्या आपस में मुताबिकत रखते हैं ये दावे, और फिर नून लीग मंशूर जो पेश नहीं कर रही, इस हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं, क्या गैर संजीदा है मुस्लिम लीग नून अवाम के सामने अपना मंशूर पेश करने के एतबार से, या फिर उनकी तैयारी ही इस हवाले से मुकम्मल नहीं है। चेयरमैन पीटीआई पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा खबरों की जीनत है। उन्होंने मुसलसल नून लीग को अपने निशाने के ऊपर रखा हुआ है। लाहौर में जो नून लीग का होम ग्राउंड है वहाँ से बड़ा अवामी पावर शो करके उन्होंने चैलेंज किया मुस्लिम लीग नून को, और आज साहिवाल में वो खिताब कर रहे थे। एक बात जिसका तस्करा वो बार बार कर रहे हैं वो ये है कि हम नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म करेंगे। साथ साथ उन्होंने पीटीआई के वर्कर्स को आज जो मुतवज्जे करते हुए कहा कि पीटीआई के वर्कर्स जो है वो जिस वहशत से गुजर रहे हैं, नून लीग उनसे इंतकाम ले रही है। मैं भी नून लीग के जुल्म से गुजरा हूँ और उनके इंतकाम से तो आए, मेरा साथ दें। इस हवाले से हम ये डिस्कस करेंगे कि ये एक तो कौन से जुल्म से गुजरने की बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा बनाया था, आखिरी बात जो सब लोगों के जहनों में है। दूसरी बात यह है कि क्या वो अपने इन बयानात से पीटीआई के वोटर को माइल कर पाएंगे या नून लीग को कोई टफ टाइम पंजाब में दे पाएंगे या नहीं। इसके अलावा पीटीआई की तो मुश्किलात हैं, लेकिन बानी पीटीआई जेल से अपनी इलेक्शन मुहिम के हवाले से न सिर्फ अपनी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं बल्कि इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं कि मुहिम को बाकायदा तौर पर जारी रखा जाए। लेकिन जो बानी पीटीआई ने पीटीआई वर्कर्स को बाहर निकलने के भी अहकामात दिए हैं, एतवार के हवाले से ये बातें की जा रही हैं। लेकिन इस सिलसिले में एक अहम बयान बैरिस्टर अली गौहर साहब का भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों में नरमी नहीं हुई है। मुक़्तदर हलकों को वो ये पैगाम दे रहे हैं कि आपको इदराक होना चाहिए, अब बहुत हो गया, हमें ऐसी जगह ना ले जाएं जहां से वापसी नामुमकिन हो। इस हवाले से हम बात करेंगे क्या इम्कानात हैं आने वाले इलेक्शंस में पीटीआई के लिए, और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी और सोशल मीडिया बंद करने के एतबार से जो उनके कंसर्न्स हैं उसको कितना सीरियस लिया जाना चाहिए। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा आप लाजमी देखिएगा नाज़रीन, क्योंकि इसमें हम जो सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर बंद किया गया था उसके क्या असरात हुए हैं, किस तरीके से ये सारिफीन के बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, उस हवाले से डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ तीनों पार्टीज़ के सीनियर मौजूद हैं। सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सेनेटर ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और रफ़ीक रजवाना साहब भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगाज़ में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आपसे करना चाहूँगी, आप लोगों की अब पोजीशन इस वक्त पीटीआई की ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में वो भी आप वापस ले चुके हैं, जो फैसला अदालती था इलेक्शन सिंबल के हवाले से उसको अभी तक रिव्यू में आप लोग नहीं गए हैं। पीटीआई क्या सोच रही है इस वक्त इलेक्शन के एतबार से आपकी, क्योंकि मुलाकातें हो रही हैं पार्टी कायद से भी, सो आप हालात के ऊपर इक्तफा करके जा रहे हैं या फिर आप लोगों का कुछ और प्लान है पोलिंग डे के एतबार से? जब इलेक्शन है इसकी सिचुएशन बिल्कुल तब्दील हो गई है। पहली बात तो ये है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ कि ये इस वक्त सिलेक्शन है, इसको हमने इलेक्शन में तब्दील करना है। सिलेक्शन की कोशिश की जा रही है
इलेक्शन आइन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी से जब आप सिंबल ले लें तो वो इलेक्शन तो फिर नाम का ही रह जाता है। अगर आप सबसे पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल ही नहीं देते तो ऑब्वियसली उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो एक इंडिपेंडेंट तौर पे लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। इसलिए मैं इसको इलेक्शन नहीं कहूँगा, लेकिन इसके बावजूद जिस दिन पोलिंग का दिन है वो बहुत अहम है, और पोलिंग के दिन का अब जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि ये अब मुकाबला पीटीआई या पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के दरमियान नहीं, ये अब इलेक्शन होगा सिर्फ एक पोजीशन पे, और वो पोजीशन है असल हकीकी आज़ादी, कानून की हुक्मरानी के लिए। अब लोग जो है पॉपुलेशन वो अब रियलाइज कर लिया है पाकिस्तान की पब्लिक ने कि अब अपनी आज़ादी के लिए, अपने कानून की हुक्मरानी के लिए अब उन्हें इलेक्शन में वोट देना है। नज़र आ रहा है कि एक तरफ जो पीटीआई है उसको किसी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या कोई फील्ड ही नहीं दी जा रही उसको, बल्कि एक तशद्दुद के ज़रिए उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही। अवाम में उसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। अवाम ने अब रियलाइज़ कर लिया है कि पीटीआई को वोट दे के ही आज़ादी मिल सकती है, पीटीआई को वोट दे के ही कानून की हुक्मरानी हो सकती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अब ये इलेक्शन का मैनिफेस्टोज भी अब इरेलेवेंट हो गए हैं। इस वक्त सारी जो इलेक्शन का जो पूरा स्कोप है, जो उसका ऑब्जेक्ट है, जो मकसद है, वो इस पे है कि आपने क्या हकीकी आज़ादी अचीव जी, आप क्या हुक्मरानी जो सर, मैं ये बात आगे रजवाना साहब की तरफ लेके जाती हूँ, अगर आप मुकम्मल कर चुके हैं। रजवाना साहब, ये अब नून पीटीआई का मौक़िफ़ है जो अली ज़फ़र साहब भी हमारे सामने रख रहे हैं, लेकिन हमें ये आपकी लीडरशिप इन मामलात को एड्रेस करती हुई नज़र नहीं आ रही। मियाँ साहब भी जो खिताब कर रहे हैं वही उनकी बातें जो थी उनको दोहराया जा रहा है, लेकिन इस माइंडसेट को एड्रेस नहीं कर रहे आप लोग, जो कि हमें ऑन ग्राउंड सिंपैथी पीटीआई के लिए बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिस तरफ इशारा अली ज़फ़र साहब भी दे रहे हैं। कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की तरक्की, ये तो एक कॉमन चीज है और कोई पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि इन चीजों पे बात ना करें। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसकी जिम्मेदारी है, और उसके नीचे उसके 57 में निगरान हुकूमत की बहुत भारी जिम्मेदारी है। अब बात यह है कि इसको पीटीआई के लिए काफी ऑड्स है, कुछ उनकी पीटीआई की कुछ अपनी पॉलिसियों की वजह से, कुछ ऐसी चीजों की वजह से, प्लस ये देखें पीटीआई की जो सबसे बड़ी एक डिफिकल्टी है उनके निशान की है। मैं तो कई बार टीवी इंटरव्यूज में भी कह चुका हूँ कि कम से कम मुझे पीटीआई का भला चिन्ह जाने से मुझे ये एक कोई ऐसी खुशी वाली बात नहीं है। अगर निशान होता तो पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब ना होता। काफी उनको मुश्किलात का सामना है, उनके स्पेशल इंटरेस्ट की सीटें गई, उनका निशान एक होता तो इलेक्शन लड़ने में उन्हें आसानी होती। ठीक है जी, तो वो मामला है दैट इज इन बिटवीन द कोर्ट्स एंड दैट इज इन बिटवीन द पीटीआई, बट एज नेशनल इशू ये एक इशू है जो लोग समझते हैं, हम जैसे लोग भी समझते हैं कि ये ना होता तो बेहतर था, और बल्ले का निशान होता तो इलेक्शन लड़ लेते, बेहतर था मुल्क में, ताकि चेह में गोइयां भी ना होती और ये ना होता कि आवर लेवल प्लेइंग फील्ड इज डिस्टर्ब। ठीक है जी, अब अगली बात ये है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, अब लोगों को शहरों में तो पता चल जाता है कि पीटीआई का कैंडिडेट कौन है। नाउअडेज आई एम इन मुल्तान क्वाइट एक्टिव इन द इलेक्शंस, और हमारे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमए से आईपीपी के जहांगीर तरीन साहब भी लड़ रहे हैं और पीटीआई के भी उम्मीदवार है। तो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, जो अंदाजा है, लोगों को पता है कि पीटीआई का कैंडिडेट कौन है। पहले भी वो आमिर डोगर साहब लड़ते रहे, कामयाब होते रहे, ही इज नोन पर्सन। बाद जगहों पे तकलीफ जरूर होगी, मगर मेरा ख्याल है शायद पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की मैंने गुफ्तगू सुनी है टीवी चैनल्स पे और टॉक शो पे, कि उनके पास प्लान है, सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है पीटीआई का, एंड दे हैव प्लान कि वो आप अपना कोई शनाख्ती कार्ड नंबर दे या कोई बोर्ड नंबर दे, तो उस पर पीटीआई के जो है ना एक
कोई ऐप है, आई डोंट नो। अगर आप मुझे इजाजत दें, उनका ये प्लान भी खतरे में पड़ गया, उस पर हम आगे जाके बात करते हैं। आपका मंशूर क्यों सामने नहीं आ रहा? या तो कुछ लोग इस तरह के तबसरे कर रहे हैं कि नून लीग को मालूम है कि उनके मामला तय हैं, या फिर कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि या आप लोगों के पास कुछ कहने को नहीं है क्योंकि आप लोग कॉम्प्रोमाइजेस कर चुके हैं। देखिए बात सुनिए, कहने को क्यों नहीं है? कहने को तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करिए, बहुत बड़ी पार्टी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है हमारी अक्सरियत भी हो जाएगी। बाकी हर किसी ने अपना अपना नसीब लेना है, अवाम किसको वोट देते हैं। हमारे पास कहने को तो बहुत कुछ है, ये और बात है कि हम कुछ ज्यादा नहीं कह रहे, कहने को बहुत कुछ है, मगर देखना यह है कि ये मंशूर जो बनाया जा रहा है, कलेक्टिव विजडम इस्तेमाल हो रही है, डिले हो गया, इस पे आपकी बात बिल्कुल बजा है, 2-3 दिन में आ जाएगा। इतना डिले लोग कैसे मंशूर का मुतालिया करके अपने वोट का डिसाइड करेंगे रजवाना साहब? लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं ताज हैदर साहब की तरफ जाऊंगी, वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। ताज हैदर साहब, ये जो कंसर्न्स है, आपके लोगों का भी कोई कंसर्न है आपकी पार्टी का कि पीटीआई की जो डिबेट हम देख रहे हैं, और आप भी हमारे टॉक शोज में शरीक हो रहे हैं, सारी डिबेट पीटीआई के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, या जो क्लेम वो कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, जिस हद तक नजर भी आ रहा है, सो आप नहीं समझते कि ये सारी पार्टीज के लिए एक चैलेंज है ये सूरत हाल? देखिए, कोई भी अगर मुश्किल में हो, कोई फ़र्द या कोई जमात, तो हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं, वो एक फ़ितरी सी बात है। वो सियासी जमातों के अंदर भी हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं, और आम इंसान भी कहते हैं कि नहीं, और सबकी ख्वाहिश ये होती है कि काश के मुश्किल में ना होते। लेकिन बहुत सी अहम बातें हैं जिनको कि नज़रअंदाज नहीं किया जाता, कि कानून की हुक्मरानी का क्या मतलब है, कि क्या एक शख्स की मर्ज़ी कानून की हुक्मरानी है, या ये कि कानून की हुक्मरानी जो है वो सब के लिए बराबर है और सब पे यकजा होती है। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल दहशतगर्दी का है कि जिस तरीके से हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं, या चौकियों पे खड़े हुए हमारे नौजवान सिपाही फ़ौज के जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी और जमहूरियत साथ साथ नहीं चलती। तो अगर कोई जमात ऐसी है कि जो अफसोस तक का इजहार नहीं करती इन तमाम वाक़यात के ऊपर, या मज़म्मत तो बहुत आगे की बात है, अफसोस तक का ज़िक्र ही नहीं करती, और उस जमात की जब हुकूमत थी तो वो बाकायदा 5000 ये बताया जाता है कि मुसल्लह जो लोग थे वो आए और उनके कैंप बनाए गए, तो ये भी बहुत एक शदीद चीज़ है, और इसका भी इस पे कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। और मेरे मोहतरम हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब, और हमेशा इनकी राय की बहुत कदर की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे तमाम जमातों को एक होना चाहिए। हमने खुल के कहा कि जनाब बल्ले का निशान मिलता और जमहूरियत के लिए ये बेहतर चीज़ थी, लेकिन जो जिस तरीक़े से बानी पीटीआई एक उन्होंने तरीक़ाकार इख्तियार किया है कि मेरी मर्ज़ी कानून है, और वो जिस तरीके से हुकूमत में करते रहे, फिर जिस तरीके से अपोजिशन में करते रहे, फिर जिस तरीके से दहशतगर्दी के ऊपर वो कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रहे और उसकी मज़म्मत नहीं कर रहे, तो इससे ये तमाम चीज़ें बाइस तशवीश हैं। फिर दीगर बातें हैं कि हाँ, मुल्क की महंगाई है, मुल्क में गुर्बत है, मुल्क में बेरोज़गारी है, उसके लिए कोई बराह रास्त प्रोग्राम हो। और हम ये तो हर एक कहेगा कि ये मसाइल हैं, मुस्लिम लीग भी यही कहेगी, लेकिन इनको ठीक कैसे किया जाए, दुरुस्त कैसे किया जाए। मैंने 2 साल पहले बजट तकरीर के अंदर थोड़ी सी झलक दी थी इन जो हमारा प्रोग्राम था उसका, और अली ज़फ़र साहब तशरीफ़ रखते थे, लेकिन ये कि इस पर बहुत काम करके कैलकुलेट करके ये 10 पॉइंट बनाए गए हैं, और अगर इन पे बहस हो, और कहीं कहीं बहस हो रही है, एतराज़ात आ रहे हैं, और एतराज़ात जब आते हैं तो फिर हमें अपने जो कैलकुलेशंस हैं, प्रोजेक्शंस हैं, उनको बताने का मौका मिलता है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जिनको कि अभी हम नहीं ला रहे। हमने सिर्फ उस पर इक्तिफ़ा की है कि जो हम सिंध सूबे के अंदर चला रहे हैं, और एक तरीके से जैसे चेयरमैन कहते हैं। अब उस पे ताज हैदर साहब, आप आगे जाके अगर हम इस पे बात कर पाएँ, एक बहस उसके अराउंड भी है कि वो किस हद तक काबिल अमल हैं, किस हद तक प्रैक्टिकल हैं या नहीं है।
अली जफर साहब, एक ये बहस भी है कि हर चीज़ सिर्फ पीटीआई के अराउंड तो रिवॉल्व नहीं करती, बाकी पार्टीज अपनी कैंपेन भी कर रही हैं, और जो पीटीआई के साथ इस वक्त हो रहा है वो किसी सियासी जमात की वजह से नहीं हो रहा, वो जो लड़ाई उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ शुरू की थी। बैरिस्टर गौहर साहब जो ये बयान दे रहे हैं कि मुक्तदर हल्के को इदराक होना चाहिए कि अब बहुत हो गया, हमें ऐसी जगह ना ले जाए जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो, आप नहीं समझते कि पार्टी की वो जो पॉलिसी थी, जो वायलेंट उन अटैक्स के अंदर तब्दील हुई, वो वजह बनी है जहां लेकर आए हैं, उसके ऊपर कोई खुलकर बयान दिया जाए और निदामत का इजहार अभी तक सामने नहीं आया? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है इस वक्त जो पोजीशन है वो बड़ी क्लियर है। एक पार्टी बहुत मकबूल है और उस पार्टी को और ये होता रहा है हमारी तारीख में, उस पार्टी कोशिश की जा रही है कि वो पार्टी इलेक्शंस में ना जीत सके और हुकूमत ना बना सके, और ये कोई नई बात नहीं है, आप दुरुस्त कह रही हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारी मेजर हैं उन सब के साथ ऐसा हो चुका है तारीख में। आप अगर ज़ियाउल हक साहब के ज़माने से देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज पे मुश्किलात रही हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से उसे निपटा है। पीटीआई ने भी फैसला किया है कि ये चूंकि ये पीटीआई का इशू नहीं, ये कौम का इशू है। जिस तरह मैंने कहा, ये इस वक्त फैसला करना है कौम ने कि उन्होंने वापस जाना है डार्क एजेस में, जहां हम हमेशा चलते रहे, या उन्होंने इस बार अपने वोट का हक इस्तेमाल करके अपनी मनपसंद पार्टी को लेके आना है। क्योंकि आप देखें, इशू ये है, जितनी भी आप मुश्किलात डाल लें पीटीआई के ऊपर, या किसी भी पीटीआई को छोड़ दें एक सेकंड के लिए, जितनी कोई भी सियासी जमात के ऊपर आप मुश्किलात डाल लें, अल्टीमेटली फैसला वोटर ने करना होता है। और डेंजर वहाँ आता है सबसे बड़ा कि वोटिंग के दिन जो वोट डाले जाएं उधर कहीं गड़बड़ हो, उधर कोई धांधली हो। देखना ये है कि वो ना हो सके। अगर वो नहीं होगा तो अवाम फैसला कर ले। ये सिंबल का इशू जो है, जिस तरह दुरुस्त फरमा रहे हैं, उसको हमने उसकी ऑप्शंस देख ली हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, वो जो डिफ़िकल्टी आ रही है वो अपनी जगह, लेकिन उसको हमने हल कर लिया है। और अब लोगों को पता चल गया है कि कौन कैंडिडेट पीटीआई का है और उसके मुताबिक वो अपना वोट का हक इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा एक क्रूशल टाइम है। 14 दिन या 15 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, और इस वक्त इशू सिंपली ये है, ये नहीं है इशू कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है नहीं मिल रही, वो तो एक मामला हो गया, हमारे सामने है। अब इशू ये है कि क्या लोग जो हैं उनका हक उनको इस्तेमाल करने दिया जाएगा, उनके वोट जो है उसके मुताबिक फैसले होंगे कि नहीं। ये अब एक क्रूशियल स्टेज है। और लेकिन अली जफर साहब, हम बहुत से लोगों की, सॉरी टू कट यू ऑफ, कुछ लोगों की राय ऐसी भी देख रहे हैं जो इतने दिल बर्दाश्त हैं कि नहीं, जो आपकी पार्टी से को वोट करते आए हैं, उनमें से कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं बाहर निकलेंगे अगर इस किस्म का जो उनकी पीटीआई अगर ये इजहार करती रहेगी कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो आप लोग वोटर टर्न आउट के लिए कैसे मुतहरिक रखने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई प्लान है इस एतबार से? देखिए जी, वो एग्जैक्टली यही है कि अब इस वक्त जो नेक्स्ट 14 दिन हैं, वो जो हो गया, जो पुरानी चीज़ें हो गई या हो रही हैं, उससे किसी किस्म की डिस्पोंडेंसी नहीं होनी चाहिए, दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। अब अल्टीमेटली चूंकि लोगों ने अपना हक इस्तेमाल करना है, तो अल्टीमेट एम, फाइनल एम, जो मकसद है इस इलेक्शन का, वो यही है कि वोट करने आए। और वो लोग अब मोटिवेट हो गए हैं और होते जा रहे हैं, उनको रियलाइजेशन हो गई है कि वो घर नहीं बैठ सकते। अब वो जो पुराने आप स्टेटिस्टिक्स देखें, जब कि 20%, 30% वोटर टर्नआउट होता था, हमें इस वक्त ये लगता है इस तरह का माहौल बन गया है, इंशाल्लाह ये 70-80% वोटर टर्नआउट होगा। क्योंकि अब बहुत सारा यंग क्राउड है जिसने कभी वोट किया भी नहीं, वो तो बहुत ही इंथुजियास्टिक है, मुझे नजर आता है। ये अब हमें देखना होगा आने वाले दिनों में। मैं, अगर आप इजाज़त दें, मैं रजवाना साहब, आपसे अब जो बात हुई मंशूर के एतबार से तो आप समझते हैं कि आ ही जाएगा सामने, लेकिन एक और जो टैग लाइन आप लोगों की कैंपेन में थी कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, इसको काउंटर कर रही है आपके पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। जुबैर साहब भी इस बात का इजहार कर रहे हैं, और उस वक्त से हम देख रहे हैं बहुत से इकोनॉमी से के जो माहिरीन हैं वो भी ये बात कर रहे थे कि हालात इस नहज पर नहीं थे कि हम दिवालिया खुदा न खास्ता होने वाले थे। तो आप नहीं समझते कि अब ये भी आप लोगों के लिए एक 16 माह की कारकर्दगी, अवाम अक्सर याद रखते हैं आखिरी बार जो आप लोगों की कारकर्दगी रही हुकूमत में वो क्या थी, उसका जवाब आपको हर सूरत देना पड़ेगा अवाम में?
देखिए ये दुरुस्त बात है कि 16 माह की कारकर्दगी जब बात होती है तो उसका मलबा सारा मुस्लिम लीग नून पे डाल दिया जाता है। उसकी बाकी बातें मैं बाद में करूंगा। दैट वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट, मखलूत हुकूमत थी, ठीक है। अब ये पाकिस्तान की सियासत का शाफसाना है कि मजे भी लेते रहे वजारतों के, हर चीज के। अब जो है जब इलेक्शन कैंपेन आई है तो वजीर आजम जिस जमात के थे, हालांकि वजीर आजम हुकूमत नहीं होती, वो पूरी काबीना बैठ के फैसले करती थी। अब देखना ये जिस मैच पे ये अदम एतमाद हुआ, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन पाकिस्तान, ठीक है जी। राय मुख्तलिफ हो सकती है कि दिवालिया हो रहा है नहीं हो रहा, उन्हीं दिनों में भी बात हो रही थी, आजकल भी बात हो रही है। क्या हम डिफॉल्ट कर रहे थे, क्या हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे थे? मेजर इशू वाज IMF, ठीक है जी। IMF के साथ क्या तनाजात किए गए, क्या उनके साथ डिसएग्रीमेंट किया गया या उसको इख्तलाफ किया गया, जो भी किया गया वो अपनी जगह पे एक बहस तलब बात है, ये हकायक है। अब बात यह है जिस वक्त PDM की हुकूमत बनी तो उस वक्त मैं जितनी नाकामी उसकी शेयर में हिस्से में प्रोपोर्शनेटली आती है वो PMLN शेयर करे। अब जिस बाकी जो जमातें हैं वो शेयर करे। अब अवाम को हकायक बताने चाहिए कि उन 14 माह में क्या कुछ हो सकता था और करने की पूरी कोशिश की गई। जहां अपने आप को बचाने के लिए, जहां मुल्क की इकोनॉमी को बचाने के लिए काम कर रहे हो, उसमें आपने क्या तरक्की दिखानी और क्या तरक्की कर सकते हैं। पाकिस्तान में प्लानिंग और इस सिस्टम की तरक्की के लिए, इकोनॉमी की तरक्की के लिए बड़ी प्लानिंग चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 ये बात है कि अभी आप जुबैर साहब की बात कर रहे थे, मेरे कुलीग रहे, मेरे दोस्त है, उनकी अपनी एक राय हो सकती है, एहतराम करते हैं उनकी राय का। मगर अब बात यह है कि मैं जब हुकूमत का हिस्सा हूँ या मखलूत हुकूमत का हिस्सा हूँ, उस वक्त तो सारा कुछ ठीक था। जब मैं मखलूत हुकूमत से बाहर हुआ या मेरी जमात की हुकूमत गई तो मैं कहूँगी वो गलत था। तो असल में बात है कि व्हेन एवर यू आर इन अ पावर या आपकी जमात का इख्तियार है और आपको कोई इख्तलाफ है तो उसी वक्त करें और जमात के अंदर करें। बहरहाल उनकी अपनी राय, समझदार आदमी है और एक्सपर्ट आदमी है, उनका सिर्फ एनालिसिस उन्होंने अच्छा नहीं होता कहा है। था रिजवाना साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब जो सबसे रेलेवेंट शख्सियत थे हाँ इत्तेफाक से, वो भी ऐसी बातें करते रहे थे। लेकिन नजर ऐसा आता है कि आपकी पार्टी समेत सारी पार्टीज के अंदर एक अंधी तकलीद करने का भी रुझान है। बड़ी कम स्पेस होती है तनकीद करने की पार्टी पॉलिसी पे। मुझे एक आपकी, जी आप मुकम्मल कर ले फिर मैं ब्रेक पे जाऊँ। जी मैं, आपने बस एक ही लफ्ज आपका जो है ना जिसके गिर्द सारी बात घूमती है कि पार्टी के अंदर अंधी तकलीद, ये अव्वल तो है नहीं या है तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है जी। जो कोई काम की बात जो कोई आदमी करे उसको सुनना चाहिए, उसके मुताबिक देखना चाहिए और जब एक इख्तलाफ राय सामने रखेंगे तभी बेहतरी आती है। चीजें तभी नहीं करती है कि आप उनके नकाइश दूर करेंगे तो पॉलिश होके फिनिश होके एक चीज जो सामने आएगी उसकी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ इख्तलाफ राय पार्टी के अंदर होना चाहिए, उसकी बर्दाश्त होनी चाहिए, लेकिन हमें ये रुझान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नजर नहीं आता। सर एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो इंतकाम की सख्त की बात जो आजकल हो रही है, क्या इसका खात्मा मुमकिन है? क्या सब एक पेज के ऊपर आ सकते हैं कि क्योंकि हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई सियासी जमात ज़ेरे एताब होती है तो इसको सेलिब्रेट ना किया जाए कम अज़ कम? एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके इसके ऊपर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वक्त की कमी की वजह से हम तीनों मेहमानों का एक मुख्तसर कमेंट अब शामिल करेंगे। ताज हैदर साहब, ये इंतकाम की सियासत के खात्मे की जो बात आपके चेयरमैन साहब कर रहे हैं, ये सिर्फ इंतखाबी ये जो जलसे हैं इनकी हद तक ऐलानात नहीं हैं, क्योंकि वो अब तस्करा कर रहे हैं कि नून लीग ने उन पर भी जुल्म किया, लेकिन आखिरी जो चीज़ सबको याद है वो ये है कि नून लीग के वज़ीर आज़म ने उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया था। तो ये सिर्फ बयानात की हद तक क्या ये बयानबाजी है या संजीदा बयानबाजी है? मेरे ख्याल से वज़ीर ख़ारजा बनाने में काफ़ी डिबेट पार्टी के अंदर हुई थी और बार बार वो कह रहे थे कि आप बन जाएं वज़ीर ख़ारजा, और हमने इसको कबूल किया। और फिर उसके बाद जो परफॉर्मेंस है हमारी वज़ारत ख़ारजा की, वो भी सबके सामने है कि किस तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाला गया। लेकिन ये जो इंतकाम की सियासत है बीबी, मैं सिर्फ मुख्तसर यूँ कहूँगा कि तअस्सुब और ये इंतकामी जज्बा इंसान से सोचने समझने की ताकत छीन लेता है। और वो जो मैकबेथ की लाइन है कि फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, वो लागू हो जाती है कि हाँ, अब अगर मियाँ साहब मुंतखब होते हैं वज़ीर आज़म, मुस्लिम लीग की हुकूमत बनती है, तो हमें बहुत बड़ा ख़तरा है कि जो कुछ इमरान खान करते रहे थे सियासी मुखालिफान के साथ, वो उससे कहीं ज़्यादा करेंगे। अब ये कोई तरीक़ा नहीं है कि कोई सियासी वर्कर है, उस पर हो सकता है कोई केस हो, कुछ हो, लेकिन
घर की ख़वातीन को, बहनों बेटियों के साथ आप जो है गिरफ़्तार करें, उन्हें घरों के अंदर घुसें, ये तरीक़ा जो है ये अब तर्क होना चाहिए और एक महज़ब सियासी कल्चर मुल्क के अंदर होना चाहिए। और जब हम सिर्फ दिन भर बैठे टीवी पे ये देखते रहें कि दूसरा क्या कह रहा है, शाम को फिर उसका जवाब देने हम पहुंच जाएं चैनल्स के ऊपर, तो फिर काम किस वक्त करेंगे? गवर्नमेंट के ज़माने में भी हम बार बार इस बात की निशानदेही करते थे कि भाई काम करो, मसाइल हैं उनको हल करो, तुम्हारे सामने नमूने मौजूद हैं थर के अंदर जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, गुज़िश्ता भी नमूने तो हमारे पास मौजूद हैं। मुल्क तकसीम हुआ, शहीद जुल्फ़िकार आगे आपसे कता कलामी की माजरत में वक्त की कमी के बायस में, रजवाना साहब आप ये ख़तरा आपकी जमात से सब महसूस कर रहे हैं कि आपके सर पे इंतकाम सवार है, और जिस बात का इजहार ताज हैदर साहब कर रहे हैं, ये हम हर गुजरते दिन के साथ हालात मजीद ख़राब होते हुए देख रहे हैं सियासी तौर पर। हमाद अजहर साहब PTI से मुंसलिक हैं, आज उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके घर पर हमला हुआ। तमाम चीज़ों का इल्ज़ाम आपकी जमात की तरफ जा रहा है कि आप इंतकाम की सियासत करते हैं। बात ये हमारी जमात की हुकूमत है, निगरान हुकूमत हमारी है, मरकज में हमारी है, सूबे में हमारी है। ये इंतहाई नेगेटिव पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल ये कैंपेन है इतनी जहरीली किस्म की। एक तासुर दिया जा रहा है कि खुदा न खास्ता हम PTI के लोगों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, हमको हमारा क्या ताल्लुक है इस काम से? अबूरी निज़ाम चल रहा है, इलेक्शन कमीशन सामने है, अदालतें खुली हुई हैं। ये इस बात में मुझे इंतहाई अफसोस है, काफी दिनों से ये बहस चल रही है और बिलावल भुट्टो साहब की तकरीरें हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की पॉलिटिक्स भी चलती रही तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा और खतरा किस बात का है? सख्त तर्दीद करता हूँ। मियां साहब ने जब पहली दफा कुछ अरसे के बाद वो आए और मीनारे पाकिस्तान में उनकी तकरीर की और उन्होंने कहा हम इंतकाम के लिए नहीं आए। ठीक है जी, तो अगर इंतकाम लेंगे तो पॉलिटिकल नुकसान तो पार्टी का होगा, जो जमात लेगी उसका होगा। खुदा के लिए ये बात बंद कर दे, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये कहना बंद कर दे, ये तासुर लोगों को देना बंद कर दे कि PTI के साथ जो कुछ हो रहा है शायद नून लीग कर रही है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट डजंट अपील टू फेयर माइंड। ये किसी को अपील ही नहीं करती है बात, मगर नेगेटिव पॉलिटिक्स मैं करूँ, कोई बंदा करे अगेंस्ट एनी पार्टी, तो फिर पाकिस्तान कहाँ जाके ठहरेगा? लेकिन रजवाना साहब, लेकिन एक बात है, ये तो क्योंकि मैंने पहले भी अली जफर साहब से बात पूछ ली थी, जो PTI के साथ हो रहा है वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात है, एक बड़ी वजह उसके अंदर और जो वाकयात अनफॉर्चुनेट 9 मई को हुए थे। लेकिन आपकी पार्टी के बयानात अगर आप सुन रहे हो आजकल, इस पार्टी को दहशतगर्द भी करार दे रहे हैं आप और हर तरह के इंतकाम की बात करें। आपकी पार्टी शिकवा हर गुजरते दिन कर रही है कि इलेक्शन में हिस्सा क्यों ले रही है पार्टी। ये जो कुछ हुआ उसके बारे में हर बंदे के अल्फाज का चुनाव अपनी जगह पे है। मैं नहीं कहता दहशतगर्द जमात है, मगर मैं ये कहता हूँ कानून की खिलाफवर्जी की है, 9 मई का वाकया है, अकॉर्डिंग टू लॉ उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिसने जो कुछ किया है he should be taken to task। 9 मई का वाकया सामने है। चले अब मैं अली जफर साहब का बयान, वक्त की कमी है, उनका मौक़िफ़ अहम है। अली जफर साहब, अगर आप एक क्विक कमेंट इस पे करें, मैं एक लीगल मैटर आपसे आगे डिस्कस करना चाह रही हूँ। पीपल्स पार्टी जो इंतकाम की सियासत के खात्मे की बात कर रही है, इसको आप संजीदा बयान समझते हैं या सिर्फ एक बयानिया इंतखाबी? देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि इंतकाम की सियासत, इंतकामी कार्रवाई, इंतकामी मुकदमे, ये तो बिल्कुल इसको कंडेम करना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जो कानून की हुक्मरानी है वो ये कहती है कि जितना भी ताकतवर हो, अगर उसने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है तो फिर आप उसको भी कानून के ताबे लाएं और उसके खिलाफ वही सलूक करें जो कि एक किसी भी और शख्स के खिलाफ होगा। तो मेरा ख्याल है इशू सिंपली ये है कि इंतकामी कार्रवाई कंडेम, लेकिन कानून की हुक्मरानी जो है उसको आप प्लस करें, उसको आप पॉजिटिव समझें। वो तो ज़रूर जो भी हुकूमत आए उसको कायम करना चाहिए, लेकिन इंतकामी कार्रवाई को इसमें से निकाल देना चाहिए। इनफैक्ट इंतकामी कार्रवाई जो है वो हुक्मरानी जो कानून की है उसके खिलाफ है। वो दोनों आपस में। अली जफर साहब, मैं आपसे एक दो चीज़ें और भी जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी का से मुलाकातें आजकल हो रही हैं, वो संजीदा तौर पे समझते हैं कि इस वक्त बातचीत की ज़रूरत है? कोई जो उनकी बातचीत की वो सियासी जमातों से चाह रहे हैं या इदारों से चाह रहे हैं, कुछ इस पर आप कहिए। मैंने आज बिल्कुल बात की थी उनसे, मैंने उनसे इस पे डिस्कस किया था और वो मेरा ख्याल है मेरा मौक़िफ़ भी और जो उन्होंने मौक़िफ़ मुझे बताया वो भी बिल्कुल एक ही है और ये कंसिस्टेंट है। और वो ये है कि बिल्कुल बात होनी चाहिए, होगी, कर सकते हैं, लेकिन उसका एजेंडा क्या है? एजेंडा उसका यही होना था और होगा कि इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर किस तरह किया जाए। उस पर बिल्कुल बातचीत करने को किसी भी जमात के साथ तैयार थे और इनफैक्ट सेनेट लेवल पे तो हमने बातें भी बहुत की हैं आपस में।
लेकिन उससे आगे नहीं। वो कोई कोलिशन, कोई अलायंस, वो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो उसका कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन अगर इलेक्शन पे बात होनी होती तो वो जरूर तैयार थे हम। अब तो बहरहाल 14 दिन रह गए हैं, तो इसलिए वो तो लेकिन अगर शुरुआत हो जाती इस पे। अच्छा अली जफर साहब, एक और मामला साइफर केस का जो मामला है, ये बहुत क्रूशल है आपके पार्टी कायद के लिए। ये जो आजम खान साहब ने अपना बयान जो अब रिकॉर्ड करवाया है, उसमें कुछ तब्दीली है जो इनिशियल कंटेंट सामने आए थे। बहुत से लोग कह रहे हैं ये टोन डाउन किया उन्होंने, इल्जामात की नौयत बहुत कुछ काफ़ी हद तक कम हुई है। ये आप लोगों के लिए हौसला अफजा है, या फिर दूसरी तरफ का आर्ग्यूमेंट ये है कि अब ये जिस हवाले से इल्जामात आए हैं इनको साबित करना भी ज़्यादा आसान हो जाएगा? इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो उनका प्राइम विटनेस थे, जो उनके जिसको कहते हैं कि टॉप विटनेस, ओपनिंग बैट्समैन और सबसे क्रूशियल बैट्समैन आजम खान साहब, उनका बयान पहले जो था वो कुछ और था। जब उन्होंने कुरान पे ओथ लेके बयान दिया तो उनका बयान बिल्कुल तब्दील हो गया, और उस बयान के बाद मेरा ख्याल है अब साइफर केस भी ख़त्म हो गया, क्योंकि जो ओपनिंग बैट्समैन ही जब आपका आउट हो जाए जीरो पे, तो फिर बाकी तो वैसे ही प्रेशर में आ जाते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई केस अब रह गया है। बहरहाल उनके विटनेसेस हैं अभी जो आएंगे और जो आ रहे हैं, लेकिन वो इस विटनेस के स्टेटमेंट के बाद उनकी अब कोई हैसियत नहीं रह जाती। ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर अली जफ़र साहब, सेनेटर ताज हैदर साहब और रफ़ीक रजवाना साहब, तीनों के कीमती नाज़रीन आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है। मैं जाते जाते इस डिस्कशन के अंदर अंसार अब्बासी साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके एक आर्टिकल के कुछ निकात का हवाला देना चाहूँगी, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि दीगर सियासी जमातों की तकारीर नशर करने की भी आज़ादी है, लेकिन PTI को कॉर्नर मीटिंग्स करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अगर पूरी पार्टी को ही रियासत मुखालिफ समझा जा रहा है तो पाबंदी का कानूनी रास्ता ही निकाल लिया जाना चाहिए था। इस अंदाज में तो वो कहते हैं कि बहुत सारे सवालात उठेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। जो एक बड़ा सवाल उठ रहा है वो सोशल मीडिया को हर कुछ दिन के बाद बंद कर दिया जाता है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरीके से सार्फिन की हक तलफी होती है जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान में जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि हर कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद कर दिया जाता है कुछ देर के लिए, कभी एक दिन के लिए। वजूहात इसकी जो PTA की तरफ से बताई नहीं जाती हैं, लेकिन अब हमने देखा कि निगरां वज़ीर इत्तलात से जब इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाबन ये कहा कि कोई गारंटी वो देने को नहीं थे कि जो इलेक्शन के दिन होंगे जिसमें बड़ा इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया का हर एतबार से, वो उन दिनों में क्या मुल्क के अंदर इंटरनेट बहाल रहेगा या नहीं रहेगा। सुनिए निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने क्या कहा। अभी तक जो मेरी मालूमात है उसकी वजूहात तकनीकी हैं, उसमें कुछ सिस्टम्स की इंस्टॉलेशंस के मामलात भी हैं, और इसकी बिल्कुल ज़मानत नहीं दी जा सकती कि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई रखना नहीं होगा। उनके इस बयान ने सवालात को जन्म दिया है और हम इसके ऊपर अब बात करेंगे कि किस तरीके से जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद होते हैं सियासी जमातों को एक तरफ रखते हुए सारिफीन के हकूक़ की खिलाफ वर्जी कैसे होती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उसामा खिलजी साहब मौजूद हैं। आप डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और तंजीम बोलो भी के डायरेक्टर भी हैं। ये तंजीम काम करती है डिजिटल हकूक़ के हवाले से। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि हुकूमत की तरफ से तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें भी टेक्निकल वजूहात का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन एक पैटर्न है जो हमें दिखाई देता है PTI की जिस दिन कोई सरगर्मी हो, उनका फंड रेजिंग हो या फिर जो ऑनलाइन जलसा हो, उस दिन खास तौर पे ये मुल्क के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चल नहीं रहे होते। तो आपको क्या लगता है ये जो सोशल मीडिया ब्लैकआउट होने की वजूहात ये सियासी एतबार से ही है या दीगर भी कोई टेक्निकल वजूहात बनती है? जी बिल्कुल, हमें जो है ना निगरान वज़ीर इत्तलात ना PTA के जो DG साहब साथ बैठे थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या टेक्निकल फॉल्ट है। और मेरे ख्याल से वो अगर एक्सप्लेन करे कि कौन सा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है
क्यों जो है वो तभी खराब होता है जब पीटीआई का कोई जलसा ऑनलाइन होता है, तो शायद फिर हम मुतमईन हो जाएं। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई मालूमात उन्होंने हमें नहीं दी। बल्कि कुछ साल पहले पीटीआई भी ही जब हुकूमत में थी, दिसंबर 2019 में एक वेब मॉनिटरिंग सिस्टम जो है पीटीए ने लगवाया था, जिसको इस्तेमाल करके जो है पीटीए सोशल मीडिया की वेबसाइट्स जो ब्लॉक और सेंसर करती है उस सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तभी ये सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उस सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि और सेंसरशिप होती जाए, या कोई और टेक्निकल फॉल्ट है। तो इसका भी कोई जवाब अभी तक नहीं आया पीटीए की तरफ से। लेकिन शुक्र यह है कि उन्होंने कुछ तो हमारे सामने कह दिया है, क्योंकि हमने देखा था कि 13 दिसंबर को भी इंटरनेट बंद हुआ, सोशल मीडिया एप्स, फिर 7 जनवरी को दोबारा हुआ, और फिर 20 जनवरी को दोबारा हुआ, और फिर 9 से 12 मई तक भी हमने देखा था पूरा इंटरनेट बंद था और कोई ट्रांसपेरेंसी थी ही नहीं। तो काफी सवालात उठते हैं। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2018 में एक जजमेंट दी थी कि इंटरनेट को बंद करना जो है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है और इल्लीगल है। तो हमें ये भी सवाल पूछना चाहिए कि किस कानून के तहत जो है ये इंटरनेट डिसरप्शंस और सोशल मीडिया सेंसरशिप हो रही है। अच्छा उसामा, ये सियासी जमातों के तो ये एतराज़ात हैं, उनके अपने जो सपोर्टर होता है उसको एक्सेस उसकी जो है वो ब्लॉक होती है, लेकिन ये किस तरीके से आम तौर पे जो सारिफीन हैं, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने अपना रोज़गार भी अब सोशल मीडिया के से जोड़ लिया है, तो उनके हकूक़ किस तरीके से इसमें इफ़ेक्ट होते हैं आपकी नज़र में? जी देखिए, ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की एक रिसर्च निकली है, जिसके मुताबिक एक दिन जब इंटरनेट बंद होता है ना, तो उसका हमारे पाकिस्तानी इकोनॉमी को 1.3 बिलियन रुपीस का नुकसान होता है। तो इसमें हम देखते हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को बहुत नुकसान होता है। फिर फाइनेंशियल सेक्टर जो है, जो ऑनलाइन पेमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो ऑनलाइन कैब सर्विसेज हैं, फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं, इसमें आप देखें जो ज्यादा गरीब लोग हैं वो राइडर्स के तौर पे काम करते हैं। इकोनॉमी, एक डिजिटल इकोनॉमी हमारी काफी ग्रो कर रही है। तो जब आप बंद करते हो उसमें रुकावट आती है और आप सबसे गरीब लोगों की आमदनी पे भी बहुत बड़ा असर इसका पड़ता है। और इसके अलावा फिर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, पोस्टल और कुरियर सर्विसेज, तो आपके पूरी जो बिजनेस की इकोनॉमी है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है जब आप इंटरनेट बंद करते हैं और सोशल मीडिया डिसरप्शंस करते हैं। जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं वो दुनिया के बेहतरीन फ्रीलांसर्स में माने जाते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेट बंद करते हैं तो फिर जो बाहर मुल्क में जो क्लाइंट्स उनके होते हैं वो कहते हैं हम क्यों पाकिस्तानी फ्रीलांसर के साथ काम करें कि उनके मुल्क में तो या सोशल मीडिया या और एप्स या इंटरनेट पूरी बंदी हो जाती है। तो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, जो हमारा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना हुआ है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, उनकी भी प्रायोरिटी यही है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए। लेकिन जब इस तरह की इंटरनेट की बंदिश होती है और सोशल मीडिया की बंदिश होती है तो उनकी प्रायोरिटीज के बरअक्स ही हो रही है। और यही सवाल उठता है कि क्या वो नहीं चाहते कि तरक्की हो और नौजवान जो है कमाएं और काम करें इस मुल्क में? आखिर में उसामा, ये जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, तमाम बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ हैं, तो आपकी नज़र में क्या ये इनकी तरफ से भी इस मामले का कोई नोटिस लिया जा सकता है कि मुसलसल और बैक टू बैक क्यों इस मुल्क में खलल डाला जा रहा है उनकी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए? जी बिल्कुल, ये जनवरी 9 को जो है एशिया इंटरनेट कोalition की एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई थी। और एशिया इंटरनेट कोalition जो है वो मेटा, गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, सारी कंपनियां जो है उनका एक कोalition है। तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई और उन्होंने कहा कि वी आर इंक्रीजिंगली कंसर्न्ड अबाउट द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन पाकिस्तान। और उन्होंने कहा कि जो रीसेंट इंस्टेंसेस ऑफ आर्बिट्ररी थ्रॉटलिंग, तो इसका यही मतलब है कि आप बताते ही नहीं है कि इंटरनेट ऐसा होगा, एकदम से जो है वो हो जाता है और ना तो कानून का उसमें कोई रेफरेंस होता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इंटेंशनल डिसरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो बहुत स्ट्रांग उनका स्टेटमेंट आया, इसको उन्होंने कंडेम किया और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में बिजनेस करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। बल्कि अभी तो बैनुल-अक़वामी सतह में पाकिस्तान की मिसाल दी जा रही है एज अ बैड एग्जाम्पल। अभी श्रीलंका के में जो है कोई इंटरनेट के कवानीन बन रहे हैं और वहां जो है AIC की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा पाकिस्तान की तरह सिचुएशन ना बन जाए तो हम चाहते हैं श्रीलंका ये कुछ करे। तो ऑब्वियसली हमें काम करने की जरूरत है। अभी
उम्मीद यही है कि इलेक्शन हो जाए, हुकूमत आ जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन हो, ताकि नई हुकूमत जो है जिनके पास डेमोक्रेटिक मैंडेट होगा वो इस पे इंटरनेट के कवानीन को इस तरह बनाए कि हमारे हुकूक भी और हमारी जो माशी इंटरेस्ट हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ में रख के जो है आगे बढ़े हम। तहफ़्फ़ुज़ में। बहुत शुक्रिया उसामा खिलजी, बहुत ही इसका जो पहलू है उसको आपने उजागर किया है। उसामा कहते हैं कि एक तरफ मुल्क को हम डिजिटलाइज करना चाहते हैं, लोगों को नौजवानों को रास्ता दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए एक डिजिटल इकॉनमी को मज़ीद बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त जिन लोगों का इन्हिसार है डिजिटल इकॉनमी के ऊपर, जैसा कि उन्होंने राइटली मैंशन किया कि वो नौजवान जो कुछ मज़ीद इनकम हासिल करने के लिए फूड डिलीवरी का काम भी करते हैं या ऑनलाइन कैब चलाते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक दिहाड़ी भी अगर ना लगे तो कितना असर होता है इसका भी सबको अंदाज़ा है देखने वालों को। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू देखी, देखते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत इस बात पे गौर करती है और इलेक्शन के दिनों में मुल्क के अंदर जो सोशल मीडिया है या इंटरनेट है उसमें कोई तातुल आता है या नहीं आता, ये हमें आने वाले दिन दिखाएंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।